हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था उसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 4 व्यवस्था तंत्र उसमें हम औपचारिक व्यवस्था तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आगे के वीडियो के अंदर हमने कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र के बारे में पढ़े थे। हम उसकी रचना के बारे में, उसकी आकृति के विवरण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। आज हम औपचारिक व्यवस्था तंत्र के बारे में पढ़ने का प्रयत्न करने वाले हैं। सबसे पहले हम औपचारिक व्यवस्था तंत्र का अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम औपचारिक व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं उसका अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। तो फिर सबसे पहले हम उसका अर्थ जानते हैं। इकाई के संचालकों के द्वारा निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति और कार्यों के मध्य संबंधों का जो विधिवत ढांचा स्थापित किया जाता है उसे औपचारिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। रिपीट करते हैं दोस्तों, इकाई के संचालकों के द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और कार्यों के मध्य संबंधों का जो विधिवत ढांचा स्थापित किया जाता है उस ढांचे को औपचारिक व्यवस्था तंत्र के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे परिभाषा देखी, उसके द्वारा हमें पता चलता है कि संचालक के द्वारा जो निश्चित किए गए लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति और कार्य उनके बीच में संबंधों का जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जो ढांचा तैयार किया जाता है, उस ढांचे को औपचारिक व्यवस्था तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब हम औपचारिक व्यवस्था तंत्र के प्रकार के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे रेखीय व्यवस्था तंत्र और कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र यह औपचारिक व्यवस्था तंत्र के ही प्रकार माने जाते हैं। औपचारिक व्यवस्था तंत्र के अंदर कार्य का दायित्व पूर्ण करने के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो औपचारिक व्यवस्था तंत्र के अंदर जो भी कार्य होता है उस कार्य का दायित्व पूर्ण करने के लिए उनको अधिकार सौंपने पड़ते हैं या तो अधिकार प्रदान करने पड़ते हैं। जब भी अधिकार प्रदान किए जाते हैं या अधिकार सौंपे जाते हैं तो अधिकारी और अधीनस्थ ये दोनों बातें स्पष्ट होनी चाहिए। यानी कि जब भी हम अधिकार प्रदान करेंगे उस वक्त हम अधिकारी और अधिकारी के अधीन जो है उन दोनों लोगों को हम ध्यान में रखने का प्रयत्न करेंगे। अब हम औपचारिक व्यवस्था तंत्र के लक्षणों के बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि औपचारिक व्यवस्था तंत्र के लक्षण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे औपचारिक व्यवस्था तंत्र के लक्षण। औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पहला लक्षण है औपचारिक ढांचा। दोस्तों, औपचारिक व्यवस्था तंत्र के अंदर उसका जो ढांचा होता है वो ढांचा औपचारिक ढांचा होता है, जिसके अंदर इकाई का जो निश्चित उद्देश्य होता है उस निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, पूर्ण करने के लिए इकाई के संचालक सोच समझकर इस औपचारिक ढांचे की रचना करने का काम करते हैं। तो ये पहला लक्षण है कि औपचारिक व्यवस्था तंत्र का ढांचा औपचारिक होता है और यह औपचारिक ढांचा संचालक के द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसमें वे उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा लक्षण है औपचारिक व्यवस्था तंत्र का अपरिवर्तनशील। औपचारिक व्यवस्था तंत्र अपरिवर्तनशील होता है। औपचारिक व्यवस्था तंत्र के अंदर कर्मचारियों का जो स्थान होता है वो स्थान अधिकतर अपरिवर्तनशील देखने को मिलता है। कर्मचारी का स्थान एक बार निश्चित हो जाता है तो कर्मचारी का स्थान एक बार निश्चित होने के बाद शायद ही उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक बार जो कर्मचारी का स्थान निश्चित हो गया उसके बाद उस कर्मचारी को उस स्थान से हटाना बहुत ही मुश्किल भरा होता है। इसीलिए औपचारिक व्यवस्था तंत्र अपरिवर्तनशील माना जाता है। इसके बाद औपचारिक व्यवस्था तंत्र का जो तीसरा लक्षण है वो है
उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर अधिकार सौंपना। औपचारिक व्यवस्था तंत्र में जो भी अधिकार सौंपे जाते हैं वो अधिकार उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर सौंपे जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि उच्च स्तर पर जनरल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। तो उच्च स्तर के द्वारा अधिकार सौंपे जाते हैं और यह अधिकार निम्न स्तर की ओर सौंपे जाते हैं। तो कहने का मतलब कि औपचारिक व्यवस्था तंत्र के अंदर अधिकार सौंपने की जो दिशा होती है, अधिकार सौंपने का जो प्रवाह होता है, वो हमें उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अधिकार सौंपना यह उच्च स्तर पर काम करने वाले उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जाता है और उसका स्थान उच्च से निम्न की ओर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद औपचारिक व्यवस्था तंत्र का चौथा लक्षण है विशाल कद। औपचारिक व्यवस्था तंत्र का कद बहुत ही विशाल देखने को मिलता है। औपचारिक व्यवस्था तंत्र का जो ढांचा होता है उस ढांचे का कद बहुत ही विशाल होता है, बहुत ही बड़ा होता है, जिसकी वजह से इकाई में जो भी प्रवृत्तियाँ की जाती है वो प्रवृत्तियाँ बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है। उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनकी संख्या भी हमें बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। तो कहने का तात्पर्य कि औपचारिक व्यवस्था तंत्र का जो कद होता है बहुत ही विशाल, बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़े पैमाने पे हमें देखने को मिलता है। इसके बाद है औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पांचवा लक्षण, जिसका नाम है निश्चित संबंध। औपचारिक व्यवस्था तंत्र के अंदर जो संबंध हमें देखने को मिलता है वो संबंध निश्चित प्रकार का होता है। इस चीज़ को हम समझने का प्रयत्न करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि औपचारिक व्यवस्था तंत्र का ढांचा औपचारिक होता है और यह ढांचा संचालकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जब इस ढांचे की रचना की जाती है तो ढांचे की रचना होने की वजह से कर्मचारी और कार्यों के बीच में एक निश्चित प्रकार के संबंध हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से औपचारिक व्यवस्था तंत्र के अंदर कार्य और कर्मचारियों के बीच में हम एक निश्चित प्रकार के संबंध हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए यह संबंध निश्चित होते हैं। इसके बाद औपचारिक व्यवस्था तंत्र का जो छठा लक्षण है जिसका नाम है सूचना संचार। औपचारिक व्यवस्था तंत्र में हमें सूचना संचार देखने को मिलता है। हम सभी लोग जानते हैं कि सूचना संचार औपचारिक मार्गों के द्वारा ही होता है, अनौपचारिक सूचना संचार का कोई स्थान नहीं होता है। तो दोस्तों, औपचारिक व्यवस्था तंत्र में जो सूचना संचार किया जाता है वो सूचना संचार औपचारिक रूप से ही किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि औपचारिक व्यवस्था तंत्र में जो सूचना संचार किया जाता है वो सूचना संचार अधिकतर लिखित भाषा में ही हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हमने इस पूरे वीडियो के अंदर औपचारिक व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं, औपचारिक व्यवस्था तंत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, औपचारिक व्यवस्था तंत्र के प्रकार कौन से हैं, प्लस औपचारिक व्यवस्था तंत्र के अंदर अधिकार प्रदान करते वक्त कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है और औपचारिक व्यवस्था तंत्र के लक्षण कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी समस्या हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और हमारा ये जो चैनल है उसका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना है। तो आप हमारे इस प्रयत्न को सफल बनाने का प्रयत्न कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप शेयरिंग कीजिए, आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शिक्षा को पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए। आगे की वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। अस्तु।